सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स जिसे आप कह सकते हैं, उसकी लास्ट यूनिट आपकी चल रही थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रेडिएशन। उसमें एक टॉपिक आपका बचा हुआ था। आइए आज उस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं और इस टॉपिक को हम इस माध्यम से डिस्कस करेंगे, नोट्स के माध्यम से, क्योंकि इसमें थ्योरी है और यदि मैं बोर्ड पर समझाऊं तो थ्योरी इतनी लिखना पॉसिबल नहीं है, फिर आपको थ्योरी पढ़ने में समस्या आती है। तो इस समस्या के निवारण के लिए इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है सोलर कांस्टेंट। ठीक है जी, इसे हिंदी में कहते हैं सौर नियतांक। ठीक है जी, तो आओ इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो लिखा है इट इज़ डिफाइंड एज, इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा। तो किस प्रकार, ये क्या है, ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, रिसीव्ड फ्रॉम द सन। तो यहाँ तक बात समझ में आई। यानी सोलर कांस्टेंट क्या है, एनर्जी की अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किससे प्राप्त हो रही है, सन से। और किसके द्वारा प्राप्त हो रही है, अर्थ के द्वारा। और एक ये कुछ बातें हैं शर्त। तो एक शर्त तो यही बताई कि सन के द्वारा सन प्राप्त कर रहा है, मतलब सन से प्राप्त हो रही है और अर्थ के द्वारा प्राप्त हो रही है। और फिर देखो दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त है पर मिनट, प्रत्येक मिनट प्राप्त जो हो रही है। और फिर है पर सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस। चार शर्त है ना, कि कितने सरफेस एरिया से प्राप्त हो रही है ये, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, यानी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। चार शर्तें हो गई। और फिर है प्लेस्ड नॉर्मली टू द सन्स रेज, यानी जो सरफेस रिसीव कर रहा है ना सन की एनर्जी को, वो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मली यानी लंबवत होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, सन्स रेज, सूर्य की किरणों के। तो कितनी सारी शर्तें हो गई, 5 हो गई ना। तो देखो एक क्या है फ्रॉम द सन, एक है बाय द अर्थ, एक है पर मिनट, एक है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक है नॉर्मली। 5 शर्तें हो गई। और देखो छठी शर्त क्या है, एट द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। और सन से अर्थ तक आपको पता है डिस्टेंस बदलती रहती है, तो आपको मीन डिस्टेंस लेनी है, छठी शर्त। और सातवीं शर्त है इन द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है ना उसकी अनुपस्थिति में। 7 बातें, तो 7 बातें हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है सोलर कांस्टेंट क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सन से प्राप्त होती है, अर्थ के द्वारा प्राप्त होती है, प्रत्येक मिनट प्राप्त होती है जो 1 मिनट में, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया के द्वारा। सरफेस जो है सन की किरणों के परपेंडिकुलर होना चाहिए और मीन डिस्टेंस होनी चाहिए सन और अर्थ के बीच। और एक विशेष बात कि एटमॉस्फेयर की अब्सेंस होनी चाहिए, यानी अनुपस्थिति होनी चाहिए किसकी, वायुमंडल की। तो जो इसकी वैल्यू है वो इतनी होती है, याद रखेंगे आप इसे, है ना। इसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.937 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैलोरी मिनट की पावर -1, सेंटीमीटर की पावर -2। तो सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। ठीक है जी, तो देखो सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन करने के बाद अब हम इससे पढ़ते हैं। हेडिंग है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ सोलर कांस्टेंट, यानी सोलर कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे। और इसके अंदर यहाँ पर एक हेडिंग लिख देना कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना। तो सोलर कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे। तो उसका डायग्राम देखो नीचे की तरफ है, ये रहा, है ना। तो आप देख के बताएं। देखो ये वाला डायग्राम है नीचे वाला। तो इस डायग्राम में क्या होता है ना, 2 स्ट्रिप होती हैं, स्ट्रिप में यानी पत्तियाँ। एक तो ये है S1 और एक ये है S2। ठीक है जी, S1 वो स्ट्रिप है जिस पर रेडिएशन गिरता है ना, कहाँ से, सन से। लिखा है ना रेडिएशन फ्रॉम सन। और ये स्ट्रिप S2 है और इसे देखो एक शील्ड के द्वारा ढक दिया जाता है, ये ढकी हुई होती है। यानी एक स्ट्रिप तो ओपन होती है रेडिएशन को रिसीव करने के लिए, और जो एक स्ट्रिप है वो क्या रहती है, वो आपकी, है ना, ढकी हुई रहती है। क्लियर है। और देखो दोनों स्ट्रिप के बीच ये गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर जो करंट को नापने का काम करेगा। और यहाँ से जो सेकंड वाली S2 स्ट्रिप है ये सर्किट से जुड़ी है, ये बैटरी है, ये एमीटर है और ये रिहोस्टेट है। रिहोस्टेट यानी धारा नियंत्रक, करंट कंट्रोलर होता है ये। और यहाँ पर वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर भी लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सर्किट आपको समझ में आया होगा। सर्किट के बारे में जो बातें हैं वो आप, है ना, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो लिखा हुआ है
डिटर्मिनेशन ऑफ सोलर कांस्टेंट और इसके अंदर कंस्ट्रक्शन। तो ध्यान देना, द इंस्ट्रूमेंट विच आर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मैंने नियुक्त किया जाता है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो नियुक्त किया जाता है, यूज किया जाता है टू मेजर द सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट को मेजर करने के लिए, उसे आप क्या कहते हैं, पाइरेलियोमीटर या एक्टियोनोमीटर कहते हैं। ठीक है जी, तो पाइरेलियोमीटर या एक्टियोनोमीटर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मैंने बताया 2 स्ट्रिप होती हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल स्ट्रिप्स S1 एंड S2। ये क्या रखता है, 2 आइडेंटिकल स्ट्रिप रखता है S1 और S2। और आगे लिखा है ऑफ ब्लैकेंड प्लेटिनम फॉयल, किसकी, प्लेटिनम की होती है ये। ब्लैकेंड का मतलब है प्लेटिनम पर कालिख पोत दी गई है ना। प्लेटिनम फॉयल माने पन्नी, तो प्लेटिनम की पन्नी पर कालिख पुती हुई है, इस तरीके से वे स्ट्रिप बनाई गई है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसमें देखो लिखा वन ऑफ दैम, उनमें से एक है ना, इज ओपन, ओपन है टू रिसीव द रेडिएशन फ्रॉम द सन नॉर्मली। उनमें से एक तो ओपन रहती है सन से रेडिएशन को रिसीव करने के लिए। नॉर्मली का मतलब है परपेंडिकुलरली। देख लो सन से जो रेडिएशन आ रही है वो परपेंडिकुलरली आ रही है, नहीं, आप खुद देखो। ठीक है, तो इसका मतलब है एक इनमें से ओपन रहती है सन से रेडिएशन को रिसीव करने के लिए, और वो कौन सी है, S1। और आगे लिखा है, बल्कि कोई सी भी हो सकती है वो तो, वाइल द अदर हैज़ बीन प्रोटेक्टेड बाई ए डबल वॉल्ड सील्ड H। मैंने बताया जबकि एक क्या है, ढकी हुई रहती है डबल वॉल्ड सील्ड H के द्वारा। सील्ड यानी आवरण, और डबल वॉल्ड का मतलब है 2, है ना, 2 दीवारों वाला आवरण है, जैसे कि आप देखा है डायग्राम में। और आगे लिखा है द जंक्शन, जो जंक्शन है कॉपर कॉन्स्टेंटन थर्मोकपल आर अटैच टू द बैक्स ऑफ S1 S2। ठीक है जी, देखो ये है ना, ये सब जो आपको दिख रहा है नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है सर्किट, ये वाला, ये है कॉन्स्टेंटन कॉपर। ठीक है, थर्मोकपल का जो जंक्शन है वो स्ट्रिप S2 के सिरों से जुड़ा है, नहीं, देखो ये जुड़ा है ना, तो ये वाला जंक्शन यहाँ जुड़ा है, तो यही बात लिखी है, देखो। ठीक है जी, तो लिखा है द जंक्शन ऑफ कॉपर कॉन्स्टेंटन थर्मोकपल आर अटैच्ड टू द बैक्स, है ना, ऑफ S1 एंड S2। जो स्ट्रिप S1 S2 है उनके पिछले सिरे से जुड़ा है। और गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, देखो, एंड ए गैल्वेनोमीटर इज अटैच्ड इन द सर्किट। ठीक है जी, टू वार्म द प्रोटेक्टेड स्ट्रिप S2, जो ढकी हुई स्ट्रिप है S2 उसे वार्म माने गर्म करने के लिए एक बैटरी लगाई गई है, एमीटर है, करंट कंट्रोलर है R, जिसे आप रियोस्टेट कहते हैं, आर अटैच्ड विद द बोथ एंड्स ऑफ इट, है ना, इसके दोनों सिरों से, S2 के दोनों सिरों से जुड़ा है। ठीक है, तो इसका कुल मिला के मतलब ये है डायग्राम की लैंग्वेज लिखी है ये, यानी कंस्ट्रक्शन लिखी है। तो जैसा डायग्राम है वैसे ही देख देख के आपको लिखते जाना है। और इसके बाद देखो वर्किंग मेथड पे बात करेंगे, इसके वर्किंग मेथड यानी कार्यविधि। तो लिखा है व्हेन बोथ, है ना, S1 एंड S2 आर शिल्डेड। देखो शुरुआत में जब वे दोनों ढकी हुई हैं, S1 भी और S2 भी, फ्रॉम द रेडिएशन, रेडिएशन से दोनों ढकी हुई हैं, यानी कोई सी पर भी रेडिएशन नहीं गिर रहा है। तो पता है क्या है, तो देखो ध्यान देना, बोथ जंक्शंस आर एट सेम टेम्परेचर। तो दोनों जंक्शन, है ना, यानी S1 भी और S2 भी वाली दोनों जंक्शन क्या हैं, सेम टेम्परेचर पर है, और गैल्वेनोमीटर S1 S2 के बीच जुड़ा है। तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा, यानी कोई भी विचलन नहीं मिलेगा, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं मेजर होगा, क्योंकि होगा ही नहीं करंट। क्लियर है, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना होने का मतलब है सर्किट में कोई करंट नहीं होगा। लेकिन अब देखो व्हेन S1 इज अलाउड टू रिसीव, जब S1 को अलाउ किया जाता है किस चीज़ के लिए, रिसीव करने के लिए, क्या, रेडिएशन फ्रॉम द सन। अब देखो S1 को अलाउ कर दो, S1 को ढका हुआ था S1, उसे हटा दो, उसके आवरण को, शील्ड को, तो S1 पर क्या गिरेगा, रेडिएशन, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। और इसका टेम्परेचर बढ़ने से गैल्वेनोमीटर में, है ना, डिफ्लेक्शन आएगा क्योंकि करंट बहने लगेगा। ठीक है जी, आगे लिखा है नाउ द करंट इज पास्ड थ्रू द शिल्डेड स्ट्रिप S2। देखो ध्यान दो, S1 का तो टेम्परेचर बढ़ा रेडिएशन के गिरने से। अब देखो S2 का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसमें करंट फ्लो करा के, क्योंकि S2 तो बैटरी से जुड़ा है ना, तो इसलिए लिखा है नाउ द करंट इज पास्ड, करंट फ्लो कराया जाता है, गुजारा जाता है किसमें, S2 के द्वारा, शिल्डेड है जो, है ना, जो ढकी हुई है।
एंड सो एडजस्टेड, और इसे इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो अगेन। यानी देखो S1 का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था ना, S1 का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, S2 का टेम्परेचर कम था, तो है ना इस तरीके से है डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन गिर रही है। तो S1 का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और S2 का टेम्परेचर कम। तो देखो ये तो बैटरी से जुड़ा है ना S2, तो बैटरी के द्वारा इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और इसका टेम्परेचर को S1 के टेम्परेचर के बराबर कर लिया जाता है। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो फिर दोबारा से डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, क्लियर है? तो यही बात लिखी है, सो एडजस्टेड दैट, है ना, जो करंट है जो S2 में आ रहा है उसे इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो अगेन। ठीक है जी। इस कंडीशन में टेम्परेचर S1 S2 के कैसे होंगे? सेम होंगे। इट मीन्स देखो S1 S2 के टेम्परेचर सेम होने का मतलब है कि जो रेडिएशन एनर्जी है, रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी तो आप समझते हैं रेडिएशन एनर्जी, और रेट का मतलब है रेडिएशन एनर्जी, है ना, एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड। भाई रेट का मतलब क्या है? जो 1 सेकंड में काम होता है। तो जो भी रेडिएशन एनर्जी S1 के द्वारा, ध्यान देना मैं बात कह रहा हूँ, जो S1 और S2 का टेम्परेचर सेम हुआ, जब टेम्परेचर सेम हुआ तो S1 के द्वारा 1 सेकंड में जितनी भी रेडिएशन एब्जॉर्ब की जा रही है ना, वो बराबर है, और 1 सेकंड में जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की जा रही है तो उसे आप रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी कह सकते हो, है ना, एब्जॉर्ब्ड बाय द स्ट्रिप S1, ऐसे कह सकते हो। ठीक है जी। तो S1 के द्वारा जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब की जा रही है वो किसके बराबर है? तो लिखा है इट मीन्स दैट रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय S1 एंड S2 विल ऑल्सो सेम। क्लियर है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रेट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन S1 इंसिडेंट ऑन S1, यानी S1 पर गिरने वाला जो सोलर रेडिएशन है वो बराबर है, इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी S2 गिवन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? यानी S2 को जो एनर्जी दी जा रही है वो तो दी जा रही है बैटरी के द्वारा, और S1 को जो एनर्जी दी जा रही है वो दी जा रही है आपकी रेडिएशन के द्वारा। तो दोनों का जो रेट है ना वो कैसा है? बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर कैसा है? सेम। ठीक है जी। तो यही बात लिखी है कि रेट जो है सोलर रेडिएशन का, मतलब सोलर रेडिएशन यानी सन से आने वाली रेडिएशन का जो रेट है जो S1 पर गिर रही है वो बराबर है उस रेट के जो एनर्जी S2 को मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, यानी बैटरी के द्वारा। समझ गए? इसका मतलब है रेडिएशन S1 पर जितनी गिरेगी 1 सेकंड में उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यानी बैटरी के द्वारा S2 को दी जाएगी। ठीक है, समझ गए? तो तब देखो, मान लो L क्या है? लेंथ है, B विड्थ है यानी चौड़ाई, L लंबाई किसकी? उस S1 स्ट्रिप की, है ना, S1 जो जिस पे गिर रहा है रेडिएशन, और उसका एब्जॉर्प्टिव कांस्टेंट यानी एब्जॉर्प्टिव पावर, है ना, मैंने बता रखा है, अवशोषण क्षमता कहते हैं, वो कितनी है? A है। और H क्या है? H है रेडिएंट एनर्जी यानी रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन S1, जो S1 पर गिर रही है, और कैसे गिर रही है? पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस। ठीक है जी, क्लियर है? यानी प्रत्येक सेकंड और प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर गिरने वाली रेडिएंट एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी कितनी है? H है। कोई दिक्कत तो नहीं। और फिर रेडिएंट एनर्जी जो होगी एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड बाय स्ट्रिप, देखो ध्यान देना, जो यूनिट एरिया के द्वारा एनर्जी है रेडिएंट एनर्जी वो H है या नहीं? बताओ। और इसका एरिया कितना होगा? एरिया होगा L इंटू B। तो फिर कितना हो जाएगा भाई? 1 एरिया के लिए H है तो LB एरिया के लिए कितना हो जाएगा? LBH ना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 एब्जॉर्प्टिव पावर है तो LBH है, और यदि एब्जॉर्प्टिव पावर A है तो कितना हो जाएगा? LBH और A हो जाएगा, नहीं? समझ गए? तो इसका मतलब है रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड, देखो पर सेकंड रहा, पर यूनिट एरिया तो नहीं आया अब, क्योंकि एरिया की मल्टीप्लाई कर दी, और एरिया कितना है? LB। ठीक है, वो कितना होगा? HALB, यानी वो रेडिएशन एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है स्ट्रिप S1 के द्वारा। ठीक है जी, पर सेकंड, और कितने एरिया में? कितने एरिया के द्वारा? LB एरिया के द्वारा, यानी LB एरिया है पूरी स्ट्रिप S1 का, तो यानी पूरी स्ट्रिप S1 के द्वारा जितनी भी रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो कितनी है? HALB। और कैसे है मैंने बता दिया। ठीक है जी, क्योंकि यूनिट एरिया के लिए H है तो
एरिया कितना है LB, तो LB एरिया के लिए HLB हो जाएगा। और एकांक अवशोषण क्षमता के लिए यानी यूनिट एब्जॉर्प्टिव पावर के लिए तो है HLB, तो A पावर हो यदि तो A से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है जी। सिमिलरली अब यानी रेडिएंट एनर्जी वो निकाल ली आपने जो स्ट्रिप S1 के द्वारा पर सेकंड प्रत्येक सेकंड एब्जॉर्ब हो रही है। अब वो एनर्जी और निकाल लो जो बैटरी के द्वारा यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा S2 को दी जा रही है प्रत्येक सेकंड। तो आपने मान लिया I करंट है S2 में और V क्या है, वोल्टेज है बिटवीन इट्स एंड्स, यानी S2 जो पत्ती है स्ट्रिप है उसके सिरों के बीच वोल्टेज। तो देन एनर्जी इज सप्लाइड, जो एनर्जी S2 को सप्लाइड हो रही है पर सेकंड वो कितनी होगी, है ना। आप जानते हो जो एनर्जी है, ध्यान दो, जो एनर्जी है पर सेकंड तो अपॉन में T, E अपॉन T क्या होता है, P होता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब एनर्जी पर सेकंड कह दो तो इसका मतलब है पावर, और पावर का फॉर्मूला तो आप जानते हो, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है जी। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। इसका मतलब P बराबर VI होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो और P क्या है, रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड, है ना। तो इसलिए लिखा है, तो वो एनर्जी जो सप्लाइड की जाती है S2 को पर सेकंड भी लिखा है, तो कितनी होगी, VI होगी, क्योंकि P बराबर क्या होता है, VI, और VI की यूनिट होती है जूल पर सेकंड या वोट। तो मैंने बताया दोनों का रेट कैसा है, सेम, यानी S1 पर जितनी एनर्जी गिरती है ना, रेडिएशन एनर्जी S1 पर जितनी गिरती है एक सेकंड में उतनी ही S2 पर बैटरी के द्वारा एनर्जी मिलती है। तो ये दोनों एनर्जी बराबर होंगी ना, अभी बताया था। तो दोनों एनर्जी को बराबर रख दो, यहाँ से H निकल जाएगा, H बराबर क्या है, VI अपॉन ALB। क्लियर है? ठीक है जी। देखो ये लिखा है फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड, यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से आप जो इंसिडेंट रेडिएशन है यानी जो आपतित विकिरण है S1 पर उसकी तीव्रता निकाल सकते हो, इंटेंसिटी, है ना। तो विच, ठीक है, लिखा है विच द, हाँ विच से पहले फ्रॉम और लिखना, फ्रॉम विच द सोलर कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड या कैलकुलेटेड। उस इंटेंसिटी की हेल्प से आप सोलर कांस्टेंट को, सौर नियतांक को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है जी। और सुनो विशेष बातें, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय अलाउइंग द स्ट्रिप S2 टू रिसीव द रेडिएशन, है ना, एंड शील्डिंग द स्ट्रिप S1। ठीक है जी। अब देखो क्या, जैसे अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया, देखो खुद देखो, तो S1 को क्या रखा, ओपन, और S2 को क्या रखा, शील्डेड, यानी ढका हुआ। अब एक्सपेरिमेंट को दोहराना है, वो जो लैंग्वेज मैंने पढ़ी है उसका मतलब ये है एक्सपेरिमेंट को दोबारा अब दोहराना है। अब के S2 को ओपन रखना है और S1 को शील्डेड रखना है। ठीक है, और फिर दोनों बार एक्सपेरिमेंट करेंगे बारी बारी से, तो दोनों का एवरेज ले लेते हैं। ठीक है जी। तो लिखा है, देखो लिखा है यहाँ, यहीं आओ, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, मैंने बताया एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, द रेडिएशन, ध्यान देना, बाय अलाउइंग द स्ट्रिप S2 टू रिसीव द रेडिएशन। इस बार S2 को अलाउ करेंगे कि आप रिसीव करो, पिछली बार S1 रिसीव कर रहा था रेडिएशन को, एंड शील्डिंग द स्ट्रिप S1, और S1 को क्या कर देंगे, ढक देंगे, एंड द मीन वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, और दोनों की क्या ले लेंगे, मीन वैल्यू, यानी दोनों का एवरेज ले लेंगे। ठीक है जी। तो कम बढ़ती हो जाए, मान लो S1 में कुछ त्रुटि हो, S2 में कुछ त्रुटि हो, तो दोनों से बारी बारी करो और फिर उसका एवरेज ले लो, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी सोलर कांस्टेंट की। तो 10 एनी एरर ड्यू टू मैकेनिकल इनइक्वलिटी, भाई मशीन में, यंत्र में कोई कमी है ना, तो उसके कारण जो भी एरर होगी इन द स्ट्रिप में जो भी दिक्कत है ना, इज एलिमिनेटेड, वो समस्या। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या होता है, जो एरर है वो दूर हो जाती है ना। तो इसलिए लिखा है 10 एनी एरर ड्यू टू मैकेनिकल इनइक्वलिटी इन द स्ट्रिप इज एलिमिनेटेड, जो भी एरर थी स्ट्रिप्स में वो दूर हो जाती है, क्योंकि आपने बारी बारी से अलग अलग स्ट्रिप से रेडिएशन को रिसीव करके उसकी एवरेज या मीन वैल्यू निकाल करके सोलर कांस्टेंट की गणना करी है, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा एग्जैक्ट है। और आगे देखो, द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स ए पार्ट ऑफ रेडिएशन, जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी विकिरण के एक भाग को अवशोषित करता है। तो आगे लिखा है टू एलिमिनेट इट, इस चीज़ को दूर करने के लिए कैसे करेंगे, क्योंकि भाई रेडिएशन हमें रिसीव करना है और उसका एक पार्ट एटमॉस्फेयर रिसीव करेगा तो दिक्कत है। तो इस बात को
इस बात को एलिमिनेट करने के लिए, है ना, निवारण करने के लिए, द सोलर कांस्टेंट इज फाउंड फॉर डिफरेंट एलिवेशंस ऑफ सन ऑन द सेम डे, है ना। इसका मतलब क्या है कि भैया एक ही दिन इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग टाइम पे करो। जब सन, है ना, सबसे ऊपर है सन हमारे बिल्कुल सर के, और जब सन पूर्व की तरफ है, जब सन, है ना, पश्चिम की तरफ है, तो अलग अलग दिशाओं से पड़ेगा फिर, है ना, विकिरण, रेडिएशन अलग अलग डायरेक्शन से पड़ेगा। कैसे देखो, जैसे सन यहाँ पे है तो आप ऐसे रखो एक्सपेरिमेंट को तो फिर ऐसे पड़ेगा, सन यहाँ पर है तो आप ऐसे रखो ऐसे पड़ेगा, सन यहाँ पर है तो ऐसे रखो ऐसे पड़ेगा, है ना। तो अलग अलग एलिवेशंस का मतलब है अलग अलग उन्नयन कोणों से, यानी एंगल बदल बदल के आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो फिर भाई आपको पता है ना, जैसे सीधी आती है ना, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है रेडिएशन, तो कभी तो ऐसी स्थिति बनेगी कि कभी ज़्यादा आएगी कभी कम आएगी, ठीक है, तो फिर ज़्यादा वाली स्थिति भी बन जाएगी। इसका मतलब है रेडिएशन जो है कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर, तो इस बात को निवारण करने के लिए अलग अलग स्थितियों में रख करके एक इंस्ट्रूमेंट को फिर हम एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो ये चीज़ भी दूर हो जाती है। आगे देखो लिखा है द सोलर कांस्टेंट, ये तो हो गया। आगे लिखा है इफ़ एस बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। एस क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू है किसकी? सोलर कांस्टेंट की। ऑब्जर्व्ड मानी प्रेक्षित मान है, जो हमने ऑब्जर्व करा है किसके द्वारा? एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और एस नोट क्या है? ट्रू वैल्यू है उसकी, जो वास्तव में होती है। और ए है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है जी, जिसे पारगमन नियतांक कहते हैं। और जीन्थ डिस्टेंस ऑफ द सन, जो सन की डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, वो कितनी है? जेड है। तो एक रिलेशन होता है इनके बीच, एस बराबर एस नोट ए की पावर सेक जेड, ठीक है जी। और आगे देखो, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली, इस इक्वेशन को दोनों तरफ लोग लोगे तो ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं, लोग एस बराबर हो जाएगा लोग एस नोट, और सेक जेड शुरुआत में आ जाएगा, सेक जेड लोग ए, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्लियर है। और फिर यदि आप ग्राफ खींचेंगे एस के बीच, लोग एस के बीच और सेक जेड के बीच, तो आपको एक ऐसा ग्राफ मिलेगा। इस एक्सिस पर आपने लोग एस ले लिया, इस एक्सिस पर आपने सेक जेड ले लिया, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये वाली जैसे मिल रही है ना, जो लोग एस वाली एक्सिस को यानी वाई एक्सिस को कहाँ काटती है? इस पॉइंट पर। तो अंतःखंड मिलता है, यानी कि अंतःखंड क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट, ठीक है। कितना मिलता है इंटरसेप्ट? लोग एस नोट, क्लियर है। यानी ये जो लाइन है ग्राफ में जो आई है, ये वाई एक्सिस को कहाँ काटती है? लिखा है ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड इट्स इंटरसेप्ट। इस स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट है यानी जो अंतःखंड है, वो कितना है? लोग एस नोट। ये कितना है? लोग एस नोट, ठीक है। तो है ना, इसका जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पर, वो क्या देता है? लोग एस नोट की वैल्यू देता है, ठीक है जी। क्योंकि इस एक्सिस पर क्या ले रहे हैं? लोग एस ले रहे हो ना भाई, और एस की फिक्स वैल्यू तो है एस नोट, तो ये एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी लोग एस नोट, ठीक है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की है, ठीक है। फिर देखो फ्रॉम दिस एस नोट कैन बी कैलकुलेटेड। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एस नोट को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। और ये इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम है ना, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब देखो, अब है डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सन। देखो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप सन के टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हो, सूर्य के ताप को भी माप सकते हो। तो देखो कैसे नापते हैं। देखो एक बात सुनो, सन जो है ना इस तरीके से होता है, और इसमें एक बीच का भाग ज़्यादा गर्म होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जिसे फोटोस्फेयर कहते हैं। तो लिखा है सन कंसिस्ट ए सेंट्रल हॉट पार्ट। सन में एक, है ना, केंद्रीय उच्च भाग होता है ना, केंद्रीय गर्म भाग, सेंट्रल हॉट पार्ट, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं, या फिर फोटोस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। विच इज सराउंडेड बाई ए कम्प्लीटली कूलर एटमोसफेयर, है ना। जो देखो सन है, सन के बीच में ज़्यादा हॉट पार्ट है, और इसके साइडों वाला जो पार्ट है ना, ये इसकी तुलना में, बीच वाले पार्ट की तुलना में ठंडा है। तो बीच वाले पार्ट को तो कहते हैं फोटोस्फेयर, और साइड वाले पार्ट को कहते हैं क्रोमोस्फेयर, ठीक है जी। यही बात लिखी है कि सन में एक हॉट पार्ट होता है बीच में, जो है ना ठंडे भाग से, ठंडा का मतलब इसकी तुलना में तो ठंडा है ना ये वाला भाग, उसके द्वारा घिरा रहता है, और बीच वाले पार्ट को फोटोस्फेयर कहते हैं, और जो साइडों में पार्ट है उसे क्रोमोस्फेयर कहते हैं। तो सन के टेम्परेचर का मतलब है फोटोस्फेयर के टेम्परेचर से, है ना। तो यदि आप कहते हैं कि सन का टेम्परेचर इतना है, तो आप कह रहे हैं
कि फोटोस्फेयर का टेम्परेचर इतना है, तो लिखा है बाई द टेम्परेचर ऑफ द सन। सन के टेम्परेचर का क्या मतलब है, वी मीन द टेम्परेचर ऑफ फोटोस्फेयर। तो सन के टेम्परेचर का क्या मतलब है, ये फोटोस्फेयर के टेम्परेचर से लेते हैं सन का टेम्परेचर, ठीक है जी। यानी जितना टेम्परेचर सन के फोटोस्फेयर का होता है उतना ही टेम्परेचर सन का टेम्परेचर हम कहते हैं। तो देखो आर क्या मान ली, रेडियस मान ली, टी क्या मान लिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मान लिया, किसका, फोटोस्फेयर ऑफ द सन। जो सन का केंद्रीय भाग है ना, फोटोस्फेयर है, उसकी रेडियस तो स्मॉल आर मान ली, और उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम ताप है, वो कितना मान लिया, कैपिटल टी। और मान के चला कि इफ़ वी कंसिडर इट इज़ एज ब्लैक बॉडी, भाई सन जो है अपने ऊपर पड़ने वाले समस्त रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सन से अच्छी ब्लैक बॉडी क्या होगी, तो सन को आपने क्या मान लिया, ब्लैक बॉडी। तो देन स्टीफन्स लॉ, और आप जानते हैं स्टीफन का नियम ब्लैक बॉडी पर अप्लाई होता है। तो स्टीफन्स लॉ क्या होता है, आपके याद है, ई बराबर क्या होता था, सिग्मा टी की पावर 4। और ये तो ई क्या है, ये है रेडिएशन एनर्जी जो इमिटेड पर यूनिट एरिया और पर सेकंड है। तो मैंने कहा था यदि एरिया ए हो, है ना, तो ए इधर पहुंच जाएगा, ठीक है जी। और एरिया ए कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि सन तो स्फेयर है ना, और उसकी रेडियस मानिए फोटोस्फेयर की आर, तो फोटोस्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो सिग्मा टी की पावर 4 जो ये है रेडिएशन एनर्जी, वो तो होती है यूनिट एरिया के लिए, और यदि पाई ये 4 पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए बात करें तो दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये बात लिखी है। तो देन फ्रॉम स्टीफन्स लॉ द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय इट का मतलब फोटोस्फेयर के द्वारा इमिट होने वाली एनर्जी पर सेकंड वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। मैंने बताया दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। भाई जब यूनिट एरिया से, है ना, जो रेडिएंट एनर्जी इमिट हो रही है वो तो है पाई सिग्मा टी की पावर 4, तो भैया पाई आर स्क्वायर है ना एरिया, तो क्योंकि रेडियस तो स्मॉल आर मानी फोटोस्फेयर की, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे फोटोस्फेयर के द्वारा इमिट होने वाली रेडिएंट एनर्जी है ये, क्लियर है। अब देखो यहाँ तक समझ में आया। इफ़ आर बी द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, आर क्या मान ली, कैपिटल आर, सन की और अर्थ की मीन डिस्टेंस मान ली, एवरेज डिस्टेंस। देखो ये तो सन है और मान लो ये यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और तो ये डिस्टेंस आपने क्या मान ली, कैपिटल आर, ठीक है। और इसके अंदर सन के अंदर फोटोस्फेयर है। तो एक बताओ फोटोस्फेयर से एनर्जी निकल रही है यानी सन से एनर्जी निकल रही है, तो चारों तरफ पड़ेगी या नहीं, चारों तरफ पड़ेगी। यानी जो रेडिएशन एनर्जी ये थी, ये वाली 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा टी की पावर 4, ये पूरे के पूरे इस एरिया में फैलेगी या नहीं। और इसका एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है जी। इसका मतलब है सन से निकल के पूरे इस एरिया में फैलेगी ये रेडिएशन एनर्जी, यानी कितने एरिया में फैलेगी, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में। तो ठीक है, तो इसका मतलब है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में एरिया में जो एनर्जी फैल रही है वो तो ये है, ये वाली जो अभी थी, ये वाली है ना, ये वाली इतनी है नहीं। तो भैया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में तो इतनी है, तो एक में कितनी होगी, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, बटे में, अपॉन में। तो इसलिए लिखा है, ठीक है जी। तो देन दिस रेडिएंट एनर्जी विल बी स्प्रेड ओवर, स्प्रेड ओवर में फैल जाती है किस पर, देखो लिखा है ए स्फेयर ऑफ सरफेस एरिया, है ना, बताया ना पूरे एक स्फेयर पर, अभी डायग्राम बना के बताया था, जिसका एरिया कितना था 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पूरे पे फैलेगी, है ना, मतलब 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर पे तो फैलेगी ये, ठीक है। तो भैया यूनिट पे कितना फैलेगा, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में, समझ गए। तो इसलिए ये जो ये एनर्जी है ना, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, आप क्या लिखोगे, लिए लिखना रेडिएशन एनर्जी, है ना, स्प्रेड ओवर यूनिट एरिया, है ना, बस ये लिख लेना। तो फिर ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में पहुँच जाएगा, ठीक है जी। कर लोगे, समझ गए ना क्या करना है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया पर जो इमिट हो रही है, मतलब जो है ना उस पर स्प्रेड हो रही है, फैल रही है एनर्जी, वो तो है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा टी की पावर 4। लेकिन यूनिट एरिया पे कितनी होगी, तो ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में, ठीक है जी। और इसे ही आप क्या कहते हैं, इसे ही आप कहते हैं सोलर कांस्टेंट, यानी ये जो ये है ना, ये इसे ही सोलर कांस्टेंट कहते हैं। तो आपने इसे एस के बराबर रख दिया, सोलर कांस्टेंट एस होता है, यहाँ से टी की पावर 4 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, निकाल ली।
तो भैया जो ऊपर फॉर्मूला आया T⁴ का उसमें S का मान यदि आपको पता हो, ठीक है, सोलर कांस्टेंट, सिग्मा पता हो, ठीक है, सिग्मा तो पता है स्टीफन्स कांस्टेंट, R पता हो कैपिटल R, अर्थ और सन की एवरेज डिस्टेंस स्मॉल r भी तुम्हें पता है, ठीक है, क्या है स्मॉल r रेडियस है उसकी फोटोस्फेयर की, सन के फोटोस्फेयर की। तो इन सब चीज़ों की यदि वैल्यू पता है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सन का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस है ना, ये आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पे बस आप एक लाइन लिखनी है, मैंने बताई है, ठीक है जी, आपको यही लिखना है, ये लिखा है ना, दिस रेडिएंट एनर्जी विल स्प्रेड ओवर, ठीक है, इसके बाद एक लाइन लिख लेना, ठीक है, क्या लिखोगे, रेडिएंट एनर्जी स्प्रेड ओवर ऑन यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। तो बस इसके बाद ये आ जाएगा और फिर ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये आपका बचा हुआ था 4th यूनिट में, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे 1-2 बार वीडियो को देख करके, ठीक है जी। तो आपका अब थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होती है ना। अच्छे से अपने एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।